वनस्पतियां से स्टार्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो वेजिटेशन वनस्पतियां होती क्या है? देखिए, पौधों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? वेजिटेशन बोलते हैं, मतलब वनस्पति बोलते हैं। क्लियर? ऐसे पौधे जो मानव की सहायता के बिना जंगली अवस्था में उगते हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल खुद को ढाल लेते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत आते हैं। मतलब पौधे के ऐसे समूह को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं जिसमें लंबे समय से किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ना हुआ हो। समझ में आया आपको? वेजिटेशन वनस्पतियां किसे कहा जाता है? अब देखिए, अलग अलग भौतिक तत्वों जैसे कि वर्षा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो होती है, तापमान, मिट्टी के आधार पर भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, वन जो है वो पाए जाते हैं। चलिए एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। इसे देखिए उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोला जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, ये वन जो है भारत में अत्यधिक आर्द्रता, जहां पर ह्यूमिडिटी होती है, वहां पर देखिए पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार देखिए नाम से स्पष्ट है कि हमेशा हरे भरे रहना, सदाबहार। जिन क्षेत्रों पर वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और आर्द्रता 70% से अधिक होती है, वहां पर देखिए फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अत्यधिक आर्द्रता के कारण ये वन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, सघन होते हैं, बहुत ही ज्यादा घने होते हैं। ठीक है, और इन वनों की ऊंचाई भी जो होती है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। भारत में देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करें तो कहां कहां पर पाए जाते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, साथ ही अंडमान निकोबार। इसके बाद देखिए दक्षिण में सह्याद्री क्षेत्र, पश्चिम घाट के आसपास, नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसको मैं आगे आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा कहां कहां पर भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मतलब सदापर्णी वन जो है वो पाए जाते हैं। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं इन्हें वर्षा के आधार पर दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक होता है देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। इस प्रकार के वन जो होते हैं वो सदा हरे भरे होते हैं। और सेकंड होता है देखिए उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। इस प्रकार के वन हमेशा हरे भरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वर्षा के आधार पर इन्हें दो प्रकार से बांटा जा सकता है। सदाबहार तो होते ही, उसके अंदर भी देखिए वर्षा के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन जो है ये भारत में देखिए सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन जो है वो कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। क्लियर फ्रेंड्स? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, घने होते हैं, सघन होते हैं। तो भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में भारत में देखिए सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र जो है वो पाया जाता है। क्लियर? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है उनमें देखिए मुख्य वृक्ष कौन कौन से होते हैं? सिनकोना होता है, रबर, नारियल, बांस, रोजवुड जिसे शीशम कहा जाता है, आयरनवुड। इस तरीके के देखिए वृक्ष जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में देखने को मिलते हैं। तो ये क्लियर हुआ। आगे देखिए सेकंड हम डिस्कस करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसे देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कौन सा भी एग्जाम में नाम मिले आपको तो समझ जाइएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो देखिए सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों को डिस्कस करते हैं। तो भारत में देखिए 19.7% भाग पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और वनस्पतियां जो है वो उपस्थित हैं। ये देखिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से? आर्द्र पर्णपाती वन। जहां पर देखिए वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों को देखिए मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में देखिए कहां कहां पर पाए जाते हैं? तो देखिए पश्चिम घाट की ढलानों पर, भारत के उत्तर पूर्वी भाग, भाबर और तराई क्षेत्र जो है वहां पर देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्लियर? अब इसके अंदर देखिए कौन कौन से प्रमुख वृक्ष आते हैं? तो सागौन, साल, आम, शीशम,
त्रिफला, चंदन और महुआ। इन वृक्षों का देखिए विस्तार जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर हमने महुए की बात करी, तो महुए के फूलों से देखिए शराब का निर्माण किया जाता है। सागौन की हमने बात करी, जिसे देखिए इंग्लिश में बोला जाता है टिकवुड, आपने नाम सुना भी होगा। पूरे भारतवर्ष में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो होता है टिक मतलब सागौन, ये कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कुल सागौन वृक्षों का 50% हिस्सा जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश मतलब एमपी में ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में देखिए 41.8% भाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और वनस्पतियां जो है वो उपस्थित हैं। कितने प्रतिशत भाग पर? देखिए 41.8% भाग पर इस तरीके के वन और वनस्पतियां उपस्थित हैं। इस तरीके के वन और वनस्पतियां जो है वो प्रायः 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में देखिए सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार जो है वो उपस्थित है। भारत में सबसे ज्यादा किस तरीके के वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, पर हमको देखिए पता नहीं होता है, हमने पढ़ा ही नहीं होता है, तो हमको आइडिया नहीं होता उस चीज के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का भारत में सबसे ज्यादा विस्तार पाया जाता है। क्लियर हुआ आपको? ये वन जो है देखिए कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में देखिए इस तरीके के वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में कौन कौन से देखिए प्रमुख वृक्ष होते हैं? आम, शीशम, बबूल और चंदन। इस तरीके के वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। इसमें देखिए चंदन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंदन का विस्तार जो है वो देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। इन तीनों राज्यों में देखिए चंदन का विस्तार जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, इसमें कर्नाटक जो है वो चंदन की लकड़ियों के उत्पादन में देखिए भारत में पहले नंबर पर आता है। कर्नाटक में देखिए चंदन की लकड़ियों का उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की देखिए बॉर्डर पर कौन सी पहाड़ियों का विस्तार है? नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर चंदन और यूकेलिप्टस के वृक्षों का विस्तार जो है वो पाया जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां जो है वो अच्छी मात्रा में प्राप्त की जाती है। नीलगिरी पर्वत जो है देखिए उस पर यूकेलिप्टस वृक्ष जो है वो बाहर से मंगवा कर लगाया गया है, जिसके कारण नीलगिरी पर्वत पर काफी ऊंचे ऊंचे वृक्ष के जंगल जो है वो तैयार हो गए हैं। ऊंचे वृक्ष से अच्छे प्रकार की इमारती लकड़ी जो है वो प्राप्त की जाती है और जहाज बनाने में, सस्ते फर्नीचर होते हैं उनको बनाने में इन लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। ओके, तो मैंने दो आपको बताए नीलगिरी की पहाड़ियों पर, चंदन और यूकेलिप्टस। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से एसएससी में। इसी के साथ देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। नीलगिरी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसे शांत घाटी कहा जाता है, वो स्थित है। कहाँ पर है? देखिए ये केरल में पड़ती है साइलेंट वैली। यहाँ पर सैलानियों को देखिए शांति का अनुभव होता है, इसीलिए इस वैली को क्या कहा जाता है? साइलेंट वैली कहा जाता है। तो कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, केरल में पड़ती है साइलेंट वैली। तो समझ में आया आपको? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए हम बात करते हैं मरुस्थलीय वनों की, एरिड फॉरेस्ट। इन्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष भी कहा जाता है, मरुस्थलीय वनों को। मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों का विस्तार जो है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है भारत में? राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में, साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में भी ये वन उपस्थित हैं, मरुस्थलीय वन। ठीक है, इसमें मुख्य वृक्ष जो है वो कौन कौन से हैं? बबूल, खजूर, नागफनी, कैक्टस और खेजरी। खेजरी वृक्ष जो है इसे देखिए मरुस्थल का राजा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसको पानी की कम आवश्यकता होती है और मरुस्थल में देखिए ये हरा भरा रहता है, इसीलिए इसे खेजरी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद बात करते हैं डेल्टाई वनों की। इन्हें देखिए मैंग्रोव वन, दलदली वन और ज्वारी वन भी कहा जाता है, डेल्टाई वनों को। ये डेल्टाई वन जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में उगते हैं। डेल्टाई वन कहाँ कहाँ पर उगते हैं मैंने जो बताया आपको, ये जरूर ध्यान रखिएगा।
मतलब देखा जाए तो नदियों का ताजा पानी जब समुद्र के जल से मिलता है वहां पर इन वृक्षों की उत्पत्ति होती है, डेल्टाई वनों की उत्पत्ति होती है। अत्यधिक मात्रा में देखिए डेल्टाई वन जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र को सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र को सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेल्टाई वनों में देखिए मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? मैंग्रोव वन हुए, सुंदरी, केवड़ा, बैंदी, इस प्रकार के वृक्षों का विस्तार जो है वो पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, डेल्टाई वृक्षों में पाया जाने वाला जो मैंग्रोव वन है वो चक्रवातों के अवरोधों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन से वन? मैंग्रोव वन। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। 2019 की देखिए ताजा रिपोर्ट के अनुसार ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव वन जो है भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की, पर्वतीय वनों की बात करते हैं। तो भारत में देखिए हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय वनों का विस्तार पाया जाता है। 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे वन पाए जाते हैं। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी सदाहरित वन पाए जाते हैं और 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन जो है वो पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी देखिए इस तरीके के वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है, अल्पाइन वनों का। ठीक है। इसके बाद देखिए 6000 मीटर की ऊंचाई पर किसी भी प्रकार की वनस्पतियां जो है वो नहीं उगती हैं। पर्वतीय वनों में देखिए मुख्य वृक्षों की बात करें कि कौन कौन से वनों का यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है, तो देखिए भोजपत्र वृक्ष, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर और जूनिपर, इन वृक्षों का विस्तार जो है पर्वतीय वनों में देखने को मिलता है। एक एक करके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। भोजपत्र वृक्ष जो है इसे बेतुला यूटिलिस के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ की सफेद छाल जो है वो प्राचीन समय में ग्रंथ लिखने में उपयोग होती थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भोजपत्र वृक्ष जो है ये पहली बात तो पर्वतीय वन है, उसके बाद बेतुला यूटिलिस के नाम से जाना जाता है और प्राचीन समय में देखिए ग्रंथ लिखने में इसका उपयोग किया जाता था। सेकंड देखिए चीड़ की बात करते हैं तो चीड़ का वृक्ष जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है और इस पेड़ से देखिए लीसा नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ जो है वो प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग तारपीन के तेल बनाने में, साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक सामान बनाने में उपयोग में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चीड़ के वृक्ष से लीसा नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ जो है वो प्राप्त किया जाता है। सिल्वर फर की बात करते हैं तो इसका उपयोग देखिए माचिस की तीली, कागज बनाने में किया जाता है। देवदार जो है ये देखिए समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। पश्चिम हिमालय में देवदार वनों का विस्तार जो है वो अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। पश्चिम हिमालय जो है वहां पर देवदार वन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स किस किस तरह के वनों का विस्तार भारत में पाया जाता है ये हमने सभी डिस्कस करा। आगे देखिए फ्रेंड्स भारत के कुछ महत्वपूर्ण पेड़ों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए पहला पेड़ है खेर। खेर वृक्ष जो है ये पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, पर सबसे अधिक देखिए ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पाया जाता है। पान में जिस चूने के साथ कत्थे का उपयोग किया जाता है वो कत्था इसी पेड़ से प्राप्त किया जाता है। खेर के पेड़ से ही उस कत्थे को प्राप्त किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद देखिए अगला पेड़ आता है पलाश। पलाश को देखिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष के फूल जो है बहुत ही आकर्षक होते हैं। इन आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फायर के नाम से जाना जाता है। फ्लेम ऑफ द फायर के नाम से किसे जाना जाता है? पलाश मतलब ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जाना जाता है। यहां से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बना था। प्राचीन काल में होली के रंग जो है इसी वृक्ष के फूलों से तैयार किए जाते थे। ध्यान रखिएगा पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो घोषित किया गया है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला आता है फर्न। ये पौधे की वह किस्म है जिसमें न तो फूल होते हैं न ही बीज होते हैं। इस तरीके के पौधे जो है वो पूरे संसार में प्रत्येक भाग पर फैले हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा फर्न पौधे की वो किस्म है जहां पर न तो फूल आते हैं और न ही बीज आते हैं। इसके बाद आता है तेंदू वृक्ष। तेंदू वृक्ष भारत में देखिए मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इस वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी का निर्माण किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा तेंदू पत्ते का उत्पादन कहां पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। कुल तेंदू पत्ते के उत्पादन का 33% भाग जो है
वो मध्य प्रदेश में ही उत्पादित किया जाता है। क्लियर? तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वृक्षों को हमने डिस्कस करा। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। अंडमान निकोबार में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव वन, सदापर्णी मतलब सदाबहार वन और पतझड़ वन मतलब पर्णपाती वन, इन सभी का विस्तार जो है वो पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हर तरीके के वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सदाबहार वन भी पाए जाते हैं और पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, कहां पर? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट देखिए, फूलों की घाटी की बात करते हैं तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए फूलों की 500 से ज़्यादा प्रजातियां जो है वो पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में हनुमान जी संजीवनी की खोज में इसी घाटी पर पधारे थे। किस पर? फूलों की घाटी पर। ओके, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये प्राकृतिक वनों से रिलेटेड देखिए हमने कंप्लीट डेटा जो है वो डिस्कस कर लिया। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वनों से संबंधित भारतीय संस्थाओं की और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। उनकी जो रिपोर्ट है हाल ही में जो उन्होंने प्रकाशित करी है उसमें से देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति की। राष्ट्रीय वन नीति भारत में कब आई, उससे पहले क्या हुआ वो हम देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति भारत में जब आई उससे पहले 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने पूरे भारतवर्ष में वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए थे। कब बनाए थे? लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में बनाए थे। फिर आगे चलकर देखिए 1894 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जब वायसराय थे तब देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। कब की गई थी सबसे पहली बार? 1894 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी, तो 1894 में लागू की गई थी। इस नीति के तहत देखिए भारत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स मतलब वन विभागों की स्थापना की गई थी। आगे चलकर जब भारत आजाद हुआ तब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1952 में घोषित की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर पूछे तो 1952, और अगर ऐसा पूछे कि देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी तो वो 1894 में। क्लियर? देखिए 1952 में जो घोषित की गई थी उसे देखिए 1988 में संशोधित किया गया और राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा की गई। ओके, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के देखिए क्या क्या लक्ष्य थे। इस नीति के अनुसार भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। साथ ही मृदा अपरदन पर नियंत्रण करने का लक्ष्य रखा गया, वनों का संरक्षण करना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना, देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ये सब लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत। तो ये समझ में आया आपको, राष्ट्रीय वन नीति से रिलेटेड हमने पॉइंट देखे। आगे बात करते हैं वन अनुसंधान संस्था की। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI जिसे कहा जाता है। भारत में वन अनुसंधान संस्था जो है FRI कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। इसके काम क्या क्या है? वन अनुसंधान करना, फॉरेस्ट रिसर्च करना, वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, वन रेंजरों को प्रशिक्षित करना, ये वन अनुसंधान संस्था मतलब FRI का काम होता है। कहाँ पर ये स्थित है संस्था? देहरादून में स्थित है। इसके बाद देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये संस्था जो है भारत के देखिए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अधीन आती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1981 में। FSI जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये हर 2 साल के अंतराल में भारतीय वनों से संबंधित अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। भारत में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु 1950 में भारत के कृषि मंत्री थे KM मुंशी। उन्होंने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। तो वन महोत्सव के जन्मदाता जो है वो कौन है? KM मुंशी हैं। इस महोत्सव को देखिए जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे कि वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है, तो ध्यान रखिएगा KM मुंशी हैं। सेकंड देखिए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है ये एक पर्यावरण संबंधित आंदोलन था जो कि 1970 में प्रारंभ हुआ था। ये आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, उसमें किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने हेतु शुरू किया था। ओके, तो चिपको आंदोलन जो है ये एक पर्यावरण संबंधी आंदोलन था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों
और वन संबंधी संस्थाओं से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। SB Saroj Kumar सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को तथा लाइक कीजिए।